हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज मैं इस क्लास में आपको अकबर की जो जीवनी है उसके बारे में बताऊंगा। दूसरे क्लास में इसी में वो अकबर के प्रशासन के बारे में बताऊंगा। तो आज जो पहली क्लास है हमारी वो अकबर से संबंधित है। अकबर की जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने कहाँ का क्या किया और उसका जीवन कैसा रहा, ये सारा कुछ बताऊंगा। ये जो चैप्टर है अकबर, जो मुगल एम्पायर से हमारा अकबर चैप्टर आता है, ये हमारे जो बिहार आईटीआई का पेपर है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एक या दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन लगभग हर बार आ ही जाते हैं। जो मुगल एम्पायर है उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो अकबर ही है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कहाँ से क्या क्या होता है। तो ये जो अकबर नाम, जो हम अकबर नाम सुनते हैं, तो इनका जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये जो नाम है इनका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये नाम इनका पूरा नाम था। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, अकबर। छोटा सा नाम इनको अकबर बोल देते हैं इसको। तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ, अमरकोटक में हुआ था। ये अमरकोट में हुआ था। ये उस टाइम जब इनके पिता का नाम हुमायूं था और इनकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। तो उस टाइम ये पंजाब यहाँ नहीं थे, ये बाहर थे, जो जो हुमायूं के साथ नहीं थे जब इनका जन्म हुआ था। तो इनका इसीलिए इनका जन्म अमरकोटक में हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो हुमायूं थे वो अपनी लड़ाई में व्यस्त थे और ये कहीं दूसरी राजा के यहाँ, अमरकोट में राजा के यहाँ इनकी माँ थी हमीदा बानो। तो वहीं इनका जन्म हो गया था। इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। और इनका आगे जो राज्याभिषेक था 14 फरवरी 1554। ये कहाँ हुआ, कालानौर पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ। ये जब ये 14 वर्ष की आयु में थे तभी इनका राज्याभिषेक हो गया था, क्योंकि ये उस टाइम जो थे हुमायूं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 14 वर्ष की आयु में अब राजा बनना पड़ा था। ऐसे समझ सकते हो कि आप उस टाइम हुमायूं हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, गद्दी खाली हो गई, कोई वारिस था नहीं। उनका जो प्रधानमंत्री बैरम खान थे वो थे। तो उस टाइम जब गद्दी खाली हो गई तो उनको 14 वर्ष की आयु में बैरम खान के संरक्षण में, जो उनके बाद में प्रधानमंत्री बने, उनके संरक्षण में अकबर को राजा बनना पड़ा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो उनका वंशज, ये किसके वंशज थे, तीसरे थे। इनको किस किस नाम से जाना जाता है, इनको जो है अकबर ए आजम, शहनशाह, अकबर, महाबली। तो इन सारे महाबली, शहनशाह, इन सारे नामों से इनको जाना जाता है। तो ये किसके पुत्र थे, ये हुमायूं के पुत्र थे और हमीदा बानो के पुत्र थे। और बाबर जो जो मुगल संस्थापक थे, जो जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनको बाबर के नाम से जानते हैं, वो भारत में मुगल सल्तनत के संस्थापक थे, तो उनके पौत्र थे। तो इस टेबल में आप देख सकते हो इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी को हुआ 1556 में। इनके बाद में जो आए वो जहांगीर थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर तो कहाँ हुआ, सिंध में, उमरकोट, जिसको अब अमरकोट भी आपने देखा था, अमरकोट में हुआ। निधन इनका कहाँ हुआ, 27 अक्टूबर 1604 में हुआ। ये इनका काफी लंबा कार्यकाल रहा। अपने जीवन में उन्होंने बहुत ज्यादा, बहुत लंबा इन्होंने अपना राज्य चलाया। तो इनका जो निधन है वो 27 अक्टूबर 1604 में हुआ। और इनकी जो कब्र बनी है, इनकी जो समाधि, जो कब्र है, वो कहाँ, सिकंदराबाद, आगरा में इनकी कब्र बनी हुई है। तो अब आगे इनसे इनसे आगे इनकी देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या, कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा, कहाँ क्या क्या इनका अपने जीवन में इन्होंने क्या क्या किया। तो इनका जो पानीपत का, इन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। तो उसमें जो इनका युद्ध था, तो इसमें जो पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो उसमें इनके जो दिल्ली पे शासन था, क्योंकि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो सिंध में हुआ था, पंजाब में। तो उस टाइम ये यहाँ नहीं थे। उस टाइम इनका जो सेनापति था टार्डीबर्ग,
तो उस टाइम वो दिल्ली पर शासन कर रहा था इनका सेनापति। तो उसमें क्या किया कि एक आदिल शाह के सेनापति का नाम था हेमू, वो आके इन पे आक्रमण कर दिया। जो हेमू था वो तो आदिल शाह का सेनापति, और उन्होंने तारी बेग पर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में ये तारी बेग को पूरी तरह से पराजित कर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हेमू जो थे वो इकलौते ऐसे शासक थे हिंदू शासक बीच में जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तारी बेग को हराकर हेमू जो आदिल शाह के सेनापति थे वो दिल्ली पर शासन किया। आदिल शाह थे क्या कि एक नमक व्यापारी थे, और इनको वहां से थोड़ा सा मौका मिला तो ये आदिल शाह के पास पहुंच के ये एक अच्छे सेनापति को सिद्ध हुआ। तो इन्होंने जाके तारी बेग को दिल्ली में हरा दिया, और दिल्ली में अपना एक हिंदू एक मुगल सल्तनत में जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें एक हेमू ही ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। और दिल्ली पर जब इन्होंने टाडी बेग को हराया तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। ऐसा करने वाले ये 14वें शासक थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है कि जो दिल्ली पर मध्य भारत में, मध्य इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली पर एकमात्र हिंदू शासक कौन था जो जिसने दिल्ली पर शासन किया, तो वो कौन थे? हेमू। तो हेमू ने दिल्ली पर शासन किया, वो भी मध्यकालीन में जब मुगलों का शासन था तब। उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ कि अब दिल्ली से जो मुगल सल्तनत है वो चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब टार्डी बेग भाग के पंजाब गए, उनको अकबर को बताया कि दिल्ली पर हेमू का शासन हो गया है और दिल्ली दिल्ली को उन्होंने हरा दिया है, और दिल्ली को अब ऐसा लगता है कि दोबारा जीतना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो हेमू थे वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, इन्होंने बहुत ही सूरवीर योद्धा थे। तो ये ऐसा सुनकर उनके जो प्रधानमंत्री थे, अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खान, वो नाराज हो जाते हैं, और इससे चलते उन्होंने टाडी बेग को वहीं मार दिया। और उसके बाद उन्होंने अकबर और हेमू के बीच में 5 नवंबर 1656 में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें हेमू हेमू को आंख में तीर लगने के कारण हेमू अपने हाथी से गिर पड़े और दिल्ली पर अकबर का शासन हो गया। तो हेमू के जाने के बाद मुगलों का दिल्ली पर फिर से शासन हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब मुगलों का शासन हो गया तो बैरम खान जो वजीर थे उनके, तो क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र में अकबर राजा बने थे, तो बैरम खान का जो 14 साल की उम्र में जो अकबर राजा बने थे, तो बैरम खान का बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप रहता था क्योंकि वो ही पूरा चलाते थे। तो अब बीच में लगने क्या लगा था अकबर को, लगने क्या, सब लोग जब चारों तरफ ऐसे होते हैं माहौल बनता है कि उनको अकबर को भरने जाने लगा, क्योंकि बैरम खान का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव था पूरे अपने राज्य में। जो बैरम खान चाहते थे वो होता था। तो इससे दूसरे जो कार्यकर्ता थे, दूसरे जो मंत्री थे, दूसरे जो सेनापति थे या फिर जो भी उनके मंत्री थे, उनके राज दरबार में जो भी रहते थे आसपास, उनको ऐसा लगता था कि अकबर की जगह जो बैरम का है उनकी ज्यादा चलती है, और उनके वजह से हमको इम्पोर्टेंट उतना महत्व तो उतना नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे एक ये भी था कि ये सिया सुन्नी में भी बटे हुए थे, तो इसलिए बैरम खान किसी और सिया से सुन्नी से थे, और वो लोग अलग उससे थे, सिया सुन्नी में बटे हुए थे। तो इस कारण ये लोग भी अकबर को उनके खिलाफ भड़काने लगे। जब कोई ज्यादा ही बोलता है तो आपको लगने लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो अकबर को लगा कि ये जो बैरम खान है इनकी हमारे इसमें राज्य में बहुत ही ज्यादा दखलंदाजी हो रही है और मेरा महत्व तो कम हो रहा है। तो उन्होंने उनके उकसावे में आके बैरम खान की हत्या करवा दी। जब ये बाहर थे उनसे बोला कि आप मक्का चले जाइए, तो या तो आप किसी दूसरे सामंत के पद पे बैठ जाइए। तो उन्होंने मक्का जाना स्वीकार किया, और रास्ते में बैरम खान का कोई एक दुश्मन, जो क्योंकि ये वजीर थे तो इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी, कई सारे किसी लोगों को मार दिया था। तो उस चक्कर में बैरम खान का कोई पुराना दुश्मन मिल गया और उन्होंने इनको रास्ते में ही मार दिया। इस तरीके से बैरम खान की भी उकसावे में आके, अकबर ने उकसावे में आके, जो कि उनका पूरा राज्य संभालते थे, उनके उकसावे में आके, लोगों के उकसावे में आके इन्होंने बैरम खान की हत्या करा दी। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। बैरम खान की जब हत्या करा दी तो बैरम खान की क्योंकि हत्या होने के बाद उनकी पत्नी थी, तो वो कहाँ जाए, तो उसके लिए उन्होंने, अकबर ने क्या किया कि उनकी पत्नी से, बैरम खान की पत्नी से उन्होंने अपना खुद विवाह कर लिया और पुत्र को पढ़ने के लिए भेज दिया, जो बाद में आपको उनके दरबार में खान खाना की उपाधि से
उनके दरबार में 9 रत्नों में, अपने दरबार में 9 रत्नों में शामिल कर लिया। उनकी पत्नी को उन्होंने अपने से विवाह कर लिया कि ये सड़कों पे ना भटके, इधर उधर ना जाए, क्योंकि उनको भी तो कहीं संरक्षण चाहिए था, इसलिए उन्होंने उनको अपने से विवाह कर लिया। अब आते हैं अब जो अकबर में एक सबसे बड़ा वो रहता है कि इसमें एक पेटीकोट शासन का नाम चलता है। तो पेटीकोट शासन का नाम क्या था कि इसमें औरतों का आधिपत्य ज्यादा था। इसमें अकबर की जो दाई माँ थी, अकबर को जिन्होंने संभाला था, वो और उनके दाई माँ के पुत्र पुत्रियों की जो शासन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने उनको संभाला था, उनकी थोड़ी सी सम्मान करते थे। और उस चक्कर में वो अकबर के शासन काल में इनके पुत्र पुत्रियों की जो दाई माँ थी, उनके पुत्र पुत्रियों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था। वो जो बोलते थे वही होता था। और यहाँ पे इनके पुत्र का नाम, पुत्र थे तो उन दाई माँ के पुत्र थे, उन्होंने एक जगह युद्ध किया, वहां से लूट पाट के लाए। जब सारी चीजें लूट पाट के लेके आए तो उन्होंने उस खजाने को राजमहल में ना रख के अपने पास रख लिया। तो इससे अकबर को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा कि ये लोग हमारे साथ रह के ही हमारे से विश्वासघात कर रहे हैं। तो उन्होंने उस दाई माँ के उस पुत्र को मरवा दिया। इसके बाद जब दाई माँ को पता चला कि उनके पुत्र की हत्या अकबर ने कर दी है, तो उस सदमे को तो उनकी दाई माँ भी नहीं सह सकी और 1-2 साल में वो भी चल बसी। तो इस तरीके से जो पेटीकोट शासन था, जो दाई माँ का शासन पे प्रभाव था, वो भी खत्म हो गया। तो पहले ये बैरम खां से मुक्त हुए। वो कौन थे? इनके वजीर थे। दूसरे जो इनकी दाई माँ थी, जिनका इन्होंने लालन पोषण किया था, इनको बड़ा किया था पाल पोस के, वो भी चल बसी। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए। ना तो इनके बैरम खां का रहा, अब किसी इन पे किसी का दबाव नहीं रहा अकबर पे कि आप इनके कहने पे काम करोगे। इसके बाद देखते हैं कि अकबर ने आगे कई सारी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें ये जीते और आगे लोगों को अपने में मिलाया। तो देखते हैं किस किस लड़ाई में इन्होंने क्या क्या किया। तो मालवा का जो युद्ध था वो हुआ इनके साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में 1561 में। जब मालवा का युद्ध हुआ तो वहां के जो शासक थे बाज बहादुर को उन्होंने वहां पर हरा दिया। तो और हराकर उन्होंने सारंगपुर पर कब्जा कर लिया, जो उसकी राजधानी थी। आगे चुनार में 1561 में आसफ खान ने जीत लिया। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो फैक्ट यहाँ पे मिलता है रानी दुर्गावती का, जो गोंडवाना की रानी थी, अपने 3 साल के पुत्र, 3 वर्ष के पुत्र के को राजा बना के उसका संरक्षण कर रही थी। तो वहां पर रानी दुर्गावती अपने पुत्र के नाम से राज कर रही थी, काफी अच्छा राज चला रही थी। लेकिन जब राजा को पता चला कि गोंडवाना पे रानी दुर्गावती का राज चल रहा है, तो उन्होंने 1564 में गोंडवाना पर अपना आक्रमण किया। इसमें अकबर की जीत तो हुई, लेकिन वो रानी दुर्गावती को पकड़ने में असफल रहे। और रानी दुर्गावती को जब लगा कि हम हार रहे हैं, तो उन्होंने अपने खुद की सीने में कटारी भोंक कर हत्या कर ली, जिससे कि किसी जो बाहर अकबर रहे तो वो उनको टच ना कर सके। तो इस तरीके से ये रानी दुर्गावती का अंत हुआ। अब एक सबसे बड़ा इनका जो अकबर में देखने को मिलता है कि इन्होंने बाकी जो राजपूतों के साथ इन्होंने बहुत अच्छे संबंध बना लिए थे। इनको मालूम था कि अगर हम राजपूतों के साथ भिड़ेंगे तो हम भारत पर राज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने राजपूतों के साथ क्या किया, या तो उनको जीत लिया, या उनके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए, या फिर उन राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसी चक्कर में जो जयपुर के राजा थे भारमल, तो उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार करके और अपनी पुत्री, जो जो अपने लोक कथाओं में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, उनको उनका विवाह अकबर के साथ कर दिया, जिनका हमें हरकाबाई नाम इतिहास में मिलता है। और इनके जो पुत्र थे मान सिंह, वो भी अकबर की सेना में शामिल हो गए, और ये बाद में इनको अकबर ने अपना सेनापति भी बनाया। तो जो अब आगे देखते हैं मेवाड़ के राजा में। मेवाड़ में 1566 में चित्तौड़ के राजा उदय सिंह को इन्होंने खूब लूटा, मान सिंह और हकीम ने। तो इनको खूब लूटा और अपने राज में मिला लिया। राणा प्रताप की बात आती तो राणा प्रताप से 1572 में राणा प्रताप से युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। जिसमें मान सिंह की जो अकबर की तरह से मान सिंह और हकीम लड़ रहे थे, और अकबर की तरह से एक
राणा प्रताप की तरह से एक मुस्लिम शासक, मुस्लिम सेनापति थे, वो राणा प्रताप की तरह से लड़ रहे थे, लेकिन इस पे राणा प्रताप की हार हुई और अकबर ने चित्तौड़ पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद जो गुजरात में अकबर ने खुद ही अपने आप जाकर उस वहां आक्रमण किया और सूरत को जीता। जब दोबारा वहां विद्रोह फैला तो उन्होंने अपने विद्रोह को ही दबाया, और यहाँ जाके अकबर ने पहली बार जब 1562 में यहाँ युद्ध लड़ा और यहाँ जीता, तो उन्होंने पहली बार समुद्र को देखा। अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अकबर ने समुद्र को पहली बार कब देखा। तो अकबर ने पहली बार समुद्र को 1572 में देखा। वो भी कब, जब इन्होंने वहां की वहां गुजरात को हराया। तो इसके बाद इन्होंने बिहार बंगाल में भी बहुत सारे लोगों को हराया और इन्होंने अपने राज्य में बुलाया। वहां मुनीब खान ने दाऊद को हराया, काबुल, सिंध, सभी जगह इन्होंने पूरे भारत पर, इन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व से पश्चिम से लेकर चारों तरफ इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद आप साउथ में देखो तो खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ को इन्होंने जीता। अहमदनगर की चांद बीबी ने बहुत ही डट कर नेतृत्व किया। और जो असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ का जो राज्य है, वो बताया जाता है कि वहां की जब इन्होंने लूटा तो वो बहुत ही अमीर राज्य था। तो असीरगढ़ में क्योंकि वहां बहुत अमीर रास्ता बोला जाता है, वहां की जो चाबियां थी, राजमहल की चाबियां, वो भी सोने की बनी हुई थी। तो असीरगढ़ का जब इनका युद्ध हुआ तो ये अकबर का लास्ट अंतिम युद्ध साबित हुआ, और ये 1601 में युद्ध हुआ था। और तब ये, इसके बाद अकबर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा और इनकी मृत्यु अक्टूबर 1605 में हो गई। इसके बाद इनको आगरा के सिकंदराबाद में दफना दिया गया। जो अभी शुरुआत में आपने देखा था कि इनकी जो समाधि है, स्थल है जहां इनको दफनाया गया, वो सिकंदराबाद में इनको दफना दिया गया, जो कि आगरा में है। तो बाकी कुछ इनके जो एक इतिहास में सबसे बड़ा आता है कि जो भारत का सबसे अनपढ़ राजा कौन था, तो अनपढ़ राजा यही थे, अकबर। लेकिन अनपढ़ होने के साथ साथ ये इनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी वो बहुत ही अच्छी थी। किस तरीके से इन्होंने राजपूतों को अपने में मिलाया, उनके साथ मैट्रिमोनियल संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध बनाए, लोगों को अपने में मिलाया, कैसे लोगों को अपने में मिलाते चले गए और अपने पूरे राज्य का विस्तार कैसे किया, लोगों को कैसे जीता, दूसरे धर्मों को भी इज्जत दी, सबको अपने पास बुलाया। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पूरे राज्य में अपना एक अच्छा सा प्रभाव बनाया और लोगों में अपनी अच्छी इमेज दी। तो इस तरीके से ये एक अनपढ़ राजा तो थे, लेकिन बहुत ही योग्य शासक थे। और साथ ही साथ ये जो म्यूजिक में, संगीत में नगाड़े के भी बहुत बहुत ही शौकीन थे। तो ये थी राजा अकबर की जीवनी, जो हमारे एग्जाम जो आईटीआई के एग्जाम के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, वो हमने आपको बताई। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।